हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जुलाई 2019 का सीटेट का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखेंगे। तो सीटेट के क्वेश्चंस को हम लोग पहले पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, 18, 19। उसके बाद हम पेपर 1 को भी लेकर चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहले यह है पिछले साल के क्वेश्चन, जुलाई 2019 सीटेट का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन है ताकि सबको आसानी हो। तो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित ये क्वेश्चन है कि right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। तो ये जो है बता रहा है कि ये सोशल इसमें क्या क्या ऑप्शन है। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, the social order maintaining orientation and the universal ethical principle orientation। तो कोलबर्ग जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रोपाउंड किया। उन्होंने एक सिस्टमैटिक स्टडी बताया मोरल डेवलपमेंट का, जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की चर्चा की। तो 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, ठीक है, लेवल एंड 6 स्टेजेस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। ये जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया ना कि राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। तो इन्होंने कहा कि ये जो मोरल रीजनिंग है इसको स्टेज ऑफ मोरलिटी को उन्होंने बताया और कहा कि एक वैल्यूज जो भी होते हैं, हमारे मूल्य जो होते हैं, एक्ट एज ए गाइडिंग फोर्स दैट डिफाइंस द राइट एक्शन। अपने कंसाइन से पर बेस्ड जो भी आदमी राइट एक्शन करता है, उसमें जो वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो गाइडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट मोरल वैल्यूज में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है? इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें किसी के बिहेवियर को गाइड करती है। तो जो जब भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है तो ये एथिकल और मोरल थिंकिंग से गवर्न होता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर वो रिलेटेड है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन से। तो ये जो कोलबर्ग हैं, उन्होंने 3 लेवल बताया। तो पहला लेवल को उन्होंने बताया, पहला उनका लेवल है, मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, लेवल 1, जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, तीनों को हम थोड़ा सा, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, इसमें पहला स्टेज है कि कोई भी बिहेवियर जो होता है, इट इज ड्रिवन बाय पनिशमेंट टू अवॉइड द बिहेवियर इन प्री कन्वेंशनल लेवल। मोरलिटी लेवल जो होता है उसमें 2 स्टेज होते हैं। हर लेवल में उन्होंने 2 स्टेज बताया। तो ये जो पहला लेवल है, इसमें पहला जो बिहेवियर है वो किससे गाइडेड होता है? ये पहला बिहेवियर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पहला इसका है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसमें कि सजा के डर से बिहेवियर अच्छा रखा जाता है। बिहेवियर ड्रिवन होता है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट का ओरिएंटेशन होता है, मतलब कि या तो डर से या ये आज्ञाकारिता होती है। इसमें स्टेज 2 जो होता है, ये स्टेज 1 हुआ और स्टेज 2 होगा पहला लेवल का स्टेज 2।
ये है नैव हेडोनिस्टिक, नैव हेडोनिस्टिक, इंस्ट्रूमेंटल हेडोनिस्टिक, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बिहेवियर रिवार्ड के उसमें था कि पनिशमेंट से बचना, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवार्ड से ड्रिवन होता है जो भी बिहेवियर होता है। लेवल 2 में क्या होता है, मैं यहाँ लिखूं, कलर चेंज कर देती हूँ। लेवल 2 में लेवल 2 में दो स्टेज होता है, इसको कन्वेंशनल, वो प्री कन्वेंशनल था, ये कन्वेंशनल होगा, और लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल में ये होता है पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल बिहेवियर, ये गर्ल ओरिएंटेशन होता है। इसमें बिहेवियर इज ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल, की सोशल अप्रूवल मिले कि इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, इसके लिए। और दूसरा जो है, ये तीसरा स्टेज हुआ, और थर्ड और चौथा स्टेज है, 6 स्टेजेस एंड 3 levels. Stage 4 is law and order orientation. It is law and order. And order. Behavior is driven by obeying the authority and conforming to social order. And level 3 is, इसको भी कलर चेंज करके लिखें ताकि समझने में आसानी होगा। लेवल 3 में यह है पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है कि स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर ओरिएंटेशन होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन behavior is driven by maintaining the social order, balance of individual right, जो भी है हमारा अधिकार और सोशल ऑर्डर क्या डिमांड करता है, इन दोनों में बैलेंस एस्टेब्लिश करना। एंड स्टेज 6 इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसको हिंदी में भी हम बता देंगे। इसमें क्या होता है कि बिहेवियर इज प्रिंसिपल, हियर बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इंटरनल मोरल प्रिंसिपल, जो आपके अंतर का मोरल प्रिंसिपल होता है। तो इस तरह से कोलबर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस बताए। पहला लेवल का पहला स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल, जिसमें कि बिहेवियर इज ड्रिवन बाय ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट से ड्रिवन होता है कि पनिशमेंट के डर से बिहेवियर इज चेक्ड। And second stage is naive hedonistic and instrumental orientation. So here behavior is driven by self-interest and rewards. So here hope of reward changes the behavior. And second level is the conventional level. Here good boy, first stage is good boy good girl orientation. Behavior is driven by social approval, कि people will consider them as a good boy and good girl, so their behavior is done accordingly. And the law and order orientation, level 4, says that behavior is driven by the obeying the authority and conforming to social order. And level 3 is post conventional level. All are the levels of morality, so there is morality word in all the 3 levels: pre-conventional morality, conventional morality, and post-conventional morality. Stage 5 is driven by balance of social order and individual right. Both are there, so we have to maintain social order along with our right. And stage 6 is universal ethical principle orientation. Here behavior is driven by internal moral principle. So
द आंसर इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिकल ओरिएंटेशन। ओके, तो यहाँ पर हिंदी में हम क्या लिखा है कि निम्नलिखित विवरण को पढ़िए और कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरण की पहचान कीजिए। सही कार्रवाई को विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कानून और सामाजिक समझौता की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। तो वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास उन्मुखीकरण बनाए रखने वाली सामाजिक व्यवस्था या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो आंसर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये क्या है कि जो ये लॉरेंस कोलबर्ग जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और सिद्धांत में नैतिक विकास को एक व्यवस्थित अध्ययन 3 स्तर पर और 6 चरणों में किया। 3 स्तर, लेवल को हिंदी में कहते हैं स्तर, और 6 चरण, स्टेजेस। ठीक है, तो ये सारा जो कोलबर्ग के नैतिक तर्क के जो लिखा हुआ है, सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण से संबंधित है। तो ये नैतिकता का एक चरण है जिसमें कि वैल्यूज, मूल्य एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। मूल्य से व्यक्ति अपनी क्रिया को जो अपने विवेक के आधार पर जो कार्य करता है उसको परिभाषित करता है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि इसमें समानता, सम्मान, ये सब जितने हैं नैतिक मूल्य जो होते हैं अमूर्त होते हैं और किसी के ये व्यवहार को का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए व्यक्तित्व का विकास नैतिक सोच और आंतरिक नैतिक सिद्धांतों द्वारा अत्यधिक नियंत्रित होता है, जो कि स्टेज 6 है ना। तो यह निष्कर्ष निकला कि कोलबर्ग का नैतिक तर्क सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास चरण से संबंधित है, मतलब स्टेज 6 से। तो पूर्व पारंपरिक नैतिकता में 2 चरण हैं। पहला लेवल को जो प्री कन्वेंशनल है उसे पूर्व पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। इसमें 2 चरण है, पहला आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास, जिसमें सजा से बचने के लिए जो व्यवहार किया जाता है वो पहला चरण है। दूसरा है नैव हेडिनोस्टिक इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि यहाँ पर जो व्यवहार होता है वो स्वार्थ और पुरस्कार के लालच से प्रभावित होकर अब व्यक्ति व्यवहार करता है। लेवल 2 में क्या आता है, पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या होता है कि गुड बॉय, अच्छा बच्चा, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का की स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए व्यवहार यहाँ पर इससे व्यवहार संचालित होता है। और चौथा चरण क्या बताता है कि कानून और व्यवस्था, अधिकार को अपने पालन करने के लिए कानून जो समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवस्था है उसके अनुरूप व्यवहार करने को जो व्यवहार होता है उसे कहा जाता है। और फिर अगला है पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, जो तीसरा चरण है। उसमें 5वां स्टेज बताता है कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। उसमें क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था जो चल रही है और व्यक्ति का जो अधिकार है, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करके व्यवहार करना, ताकि समाज की व्यवस्था भी बनी रहे और व्यक्ति का अधिकार भी ना खोए। और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, जिसमें आंतरिक नैतिक सिद्धांत के द्वारा जो आपकी नैतिकता है उससे आपका व्यवहार प्रभावित होता है और उससे संचालित होता है। तो ये कोलबर्ग के तीसरे लेवल के 6ठे चरण की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर अकम्प्लिशमेंट of concrete operational stage is animistic thinking, ability to conjure, hypothetic deductive reasoning and secondary circular reaction. So हम लोग इसको समझे। पियाजे ने बताया कि बच्चे जो पियाजे said that children progress through 4 stages in the same order. So the stages are, Piaget said, is 4 stages, which are, first is sensory motor stage. It is from 0 to 2 years. Second is pre-operational. It is Piaget's stage
of cognitive development. Pre-operational stages of cognitive development. I am not writing, I am taking. It is from 2 to 7 years. Or third one is concrete operational stage. Operational stage. It is from 7 to 12 years. And fourth one is formal operational stage. Operational, it is 12 onward. 12 to adulthood. So concrete operational stage is the third stage in the Piaget's theory of cognitive development. Okay. So in this stage, in third stage, children gain abilities to conserve number, area, volume, orientation. So children are grown up enough to conserve the ideas of number, area, volume. Children can conserve numbers, mass, weight. They can understand and conserve. Conservation is the understanding that something stays the same in quantity, even appearances changes. So water put in a broader utensil or broader glass, and same water, if it is transferred into thinner glass, then its volume remains same, but it looks greater in size. So children enjoy the company of friends in this stage. So in this stage is also referred as gang age, where feeling of class inclusion is dominates a child. Reversibility, किसी भी चीज को बदलना. Suppose a ball is filled with air, and when air is released from the ball, it can change again to the full. It can air can be released and air can be again filled. So they know and understand these things. And transitivity, all these develop in this stage. Our ability to conserve is one of the major accomplishment of the concrete operational stage. So conservation is the understanding that a child develops to know that things remain same even if changes take place in shape and appearance. So it is the answer is ability to conserve. Okay. One of the major accomplishment of concrete operational stage is that they know that things can be conserved and reversed, or there is also they can conserve every mass, number, weight, everything. Conservation is the understanding that something stays same in quantity even if the appearances change. जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लास, छोटा ग्लास में भरा हुआ पानी है, उसी को लंबे ग्लास में रख दिया जाए तो वो पानी कम हो जाता है. तो दे कैन अंडरस्टैंड दैट वाटर इज सेम, ओनली द साइज ऑफ यूटेंसिल और ग्लास हैज चेंज्ड. हाइपोथेटिक डिडक्टिव क्या होता है ये भी समझ लें. हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है. इट इज द लास्ट स्टेज, जबकि आप कल्पना भी कर सकते हैं और उसके आधार पर कंक्लूजन. सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस कब होता है? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस जो है ये किस स्टेज में होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, बिगिनिंग में. एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग इज प्री ऑपरेशनल स्टेज व्हेन इट इज 2 to 7 years. सो एनिमिस्टिक थिंकिंग यहाँ हो गया. एंड सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हो गया इस स्टेज में. एंड हाइपोथेटिक डिडक्टिव हो गया फॉर्मल इसमें. ठीक है. सो आंसर इज एबिलिटी टू कंजर्व. हिंदी में क्या है? ठोस परिचालन. ठोस परिचालन चरण की प्रमुख उपलब्धियों में एक. तो पियाजे ने बोला कि बच्चे 4 चरण में, जो चारों चरण हमने अभी इंग्लिश में बताया,
उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला चरण है सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 साल का है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का है। और कंक्रीट परिचालन जो होता है वो 7 से 12 और 12 से वयस्क होने तक औपचारिक परिचालन चरण होता है। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस संचालन जो है वो तीसरा चरण है। तो इस अवस्था में क्या होता है, जो तीसरा चरण होता है ना, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि आयतन, क्षेत्रफल, ये सब चीज को समझ पाते हैं, संरक्षण कर पाते हैं, है ना। तो इसमें बचाने की क्षमता, संरक्षण, इसका हिंदी होगा संरक्षण की क्षमता, कंजर्व करने का, ठीक है। तो बच्चे की संख्या जो होती है ना, बच्चे की समझ जो होती है, इस चीज को समझ मतलब उम्र बच्चे इस उम्र में जो होते हैं वो संख्या समझ पाते हैं, द्रव्यमान किसी चीज का समझ सकते हैं, वजन को समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति बदलने पर भी समान मात्रा में रहता है। इसी अवस्था में बच्चे जो होते हैं दोस्ती का भी आनंद लेते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसमें किसी वर्ग में समावेश होना चाहते हैं। संरक्षित करने की क्षमता जो है वो ठोस परिचालन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संरक्षण से बच्चों में वो समझ है कि जो बच्चे को ये समझने में मदद करती है, या बच्चा ये समझ पाता है कि कोई भी चीज वही रहती है, भले ही उसका आकार या रूप बदल जाए, ठीक है। तो ठोस परिचालन ही संरक्षण की क्षमता है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज Jean Piaget and Lev Vygotsky view learning as acquisition of skills, conditioning of responses, passive repetitive process and process of meaning making by active engagement। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म पहले क्या होता है ये समझें। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। ये जो सिद्धांत है, रचनावादी सिद्धांत, हिंदी में भी मैं साथ साथ बोल दे रही हूँ, वो ये बतलाता है, ये इस पर आधारित है, जो कि निरीक्षण पर आधारित है, और लोग कैसे सीखते हैं इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। It says that people construct their understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences। तो कैसे सीखते हैं लोग, अपनी समझ कैसे पैदा करते हैं, तो वो अपने अनुभव से चीजों का अनुभव करके करते हैं, और उन चीजों पर अपना रिएक्शन या अपना रिएक्शन दिखाते हैं, या उनको समझने की कोशिश करते हैं। द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग ये बताता है कि पीपुल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और मेक देयर ओन नॉलेज। क्या है कि लोग खुद से अपना नॉलेज बनाते हैं। दैट रियलिटी इज डिटरमाइंड बाय, वो क्या है कि जो भी वो बनाते हैं या सीखते हैं वो उनके अनुभव पर आधारित होता है। तो जीन पियाजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेव व्योत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका कहना था कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। वो कंटिन्यूअस एक जारी प्रक्रिया है किस चीज का, अर्थ जानने का और एक्टिव एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट करके। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव दैट ए लर्नर्स एबिलिटी टू लर्न, किसी भी लर्निंग की जो सीखने की एबिलिटी होती है वो किस पर निर्भर करती है कि वो क्या जानता है, what he already knows and understand, पहले से वो क्या जानता है, and then acquisition of knowledge should be individually tailored process of construction, whatever he knows prior, what is his prior knowledge, after that what he acquires can be tailored or process of construction. So constructivism was based on cognitive development through mental construction, where the learner constructs, वहाँ लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट करता है his or her knowledge through meaning making concept, सब प्रत्ययों को समझकर एक और अनुभवों के आधार पर।
सो इसका सिद्धांत क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आर दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, इज constructed by learner through his experience and meaning making. So, constructed by learner. ठीक है? The learner accommodates new information through assimilation of previous. What he does, he assimilates the new knowledge with his previous knowledge, whatever knowledge he had. So, learning happens through meaning making. Learning is an active process involving learners' active engagement in the process as well as with the world. So, Piaget's constructivism theory was based on cognitive development and Vygotsky was based on social development. So, Piaget का कहाँ बेस्ड था? कंस्ट्रक्टिविज्म में उनका कहना था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और व्योट्स्की का था सोशल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आंसर हम पहले इसको टिक कर देते हैं, उसके बाद बाकी के जो हैं कॉन्सेप्ट उसको भी समझ लेते हैं, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। सो यहाँ पर आंसर है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। कंडीशनिंग ऑफ प्रोसेस, ये एक्विजिशन ऑफ स्किल्स क्या है? ये है स्किल एक्विजिशन थ्योरी, जो कि किसका दिया हुआ है? ये थ्योरी दिया हुआ है डीके सर, स्किल एक्विजिशन थ्योरी। और कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है, ये पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे है। और ये पैसिव रिपीटिटिव प्रोसेस, ये बिहेवियरिज्म का सिद्धांत है। तो ये भी आपका अगर प्रश्न आएगा तो आप इसका यू कैन आंसर दिस। ओके, तो ये जीन पियाजे और रचनावाद क्या सिद्धांत है? रचनावाद अवलोकन और विज्ञान का सिद्धांत है। इसमें कहता है ये जीन पियाजे और लेव व्योत्स्की जैसे रचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो इसमें तो पहला हम आंसर को टिक कर दें कि सक्रिय जुड़ाव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अब इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। क्या है कि लोग कैसे सीखते हैं? तो कहता है कि लोग चीजों को अनुभव करके सीखते हैं और उन अनुभवों को सीखते हैं, उसके बाद उस पर चिंतन करके दुनिया के बारे में अपना ज्ञान और समाज का निर्माण करते हैं। रचनावादी का लोगों का विचार है कि सीखने के लिए जो रचनावादी दृष्टिकोण है, जो उनका मानना है, वो कहता है कि लोग सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये कैसे होता है ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से? तो अपने अनुभवों के द्वारा। जीन पियाजे और व्योत्स्की का कहना है कि सीखने का सक्रिय जुड़ाव जो है वो अर्थ निर्माण को मतलब उसका मीनिंग मेकिंग जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि सीखने वाले की सीखने की क्षमता बहुत हद तक उस पर निर्भर करती है जो वो पहले से जानता है, क्योंकि कोई भी नई चीज को जब देखता है तो वो अपने पहले से जाने हुए या पहले के ज्ञान के साथ उसको जोड़ता है और उसके बाद ज्ञान के का अधिग्रहण करता है। तो उसका मानसिक निर्माण के माध्यम से संज्ञानात्मक उसका विकास पर आधारित है, जहाँ शिक्षार्थी या लर्नर जो है वो अपने अनुभव और अवधारणा जो उसके मन में पहले से कॉन्सेप्ट है और जो उसका अनुभव है उसके अर्थ निर्माण से वो स्वयं के ज्ञान का निर्माण करता है। तो ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? स्टूडेंट के द्वारा, शिक्षार्थी के द्वारा। और वो कैसे किया जाता है? तो वो पिछली जानकारी को आत्मसात करके नई जानकारी को उसके साथ समायोजित करता है, मतलब पहले की जानकारी के साथ उसको जोड़ता है, समायोजित करता है। तो सीखना क्या है? अर्थ निर्माण के माध्यम से होता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के साथ साथ शिक्षार्थी की भी सक्रिय भागीदारी शामिल होती है। तो पियाजे ने इसे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित किया और वाइगोत्स्की ने इसे सामाजिक विकास के साथ जोड़ा। तो इस तरह से क्लियर हो गया।
कि पहले का ज्ञान से जोड़ने से शिक्षार्थी सीखता है समायोजित करके। अब अगला है कि selecting and presenting stories clippings from newspaper and portray both men and women non-traditional role is an effective strategy to promote gender bias, promote gender constancy, encourage stereotypical gender roles and counter gender stereotypes। तो पहले तो हम इसका आंसर टिक कर दें कि ये होगा, पहले समझ ले जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होता है। ये आंसर है, इसलिए पहले इसको हम टिक कर लें, उसके बाद एक एक ऑप्शन को समझेंगे। तो ये आंसर वाला पहले समझें कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है। एक पर्टिकुलर जेंडर का पर्टिकुलर बिहेवियर, नेचर, ड्रेसिंग एंड एटीट्यूड। सो जेंडर स्टीरियोटाइप typecast a particular gender with a particular behavior, nature, dressing and attitude. So what are the examples of gender stereotype? Usually in stories and magazine articles clipping from newspapers, gender role models are often attired in traditional dresses, a gown or frocks for girls, sari for older women, shirt for men. ये सब ट्रेडिशनल अटायर है, कपड़े हैं उनके। गर्ल्स आस्क टू बी नीट, पोलाइट एंड टॉक सॉफ्टली, एक्सेप्टेबल टू बॉयज बिहेविंग, बॉयज कैन बिहेव रफली, टॉक लाउड और डू अ shabby work, so it is allowed for boys. Girls asked to do drawing, fine arts, and boys pushed to stronger martial arts, etc. Hence, to dress non-traditional attire helps to break this stereotype. Suppose girls start wearing jeans, which has already started, then it is non-traditional attire for girls, and it is breaking the stereotypes. Whatever is supposed since long that boys are supposed to wear shirt and pants and girls are supposed to wear frocks and they are supposed to do fine arts. Now girls are also doing all the masculine works, and so if it is done non-traditional type things, then it is an attack or breaking of a stereotype and spread equality among everyone. So gender bias is the differential treatment of individuals based on gender. Gender roles define gender specific roles or gender constancy is developing a constant idea of particular gender over time. So gender के लिए क्या था पहले कि bias था लोग, और इसके लिए जेंडर के आधार पर डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जाता था, जेंडर स्पेसिफिक रूल्स फिक्स्ड होते थे। तो therefore selecting and presenting stories and clippings from newspaper that portray both men and women in non-traditional roles is an effective strategy to counter gender stereotypes. So what is पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में चित्रित करके समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों को चुनना एक प्रभावी रणनीति है। किस चीज की रणनीति है? यही स्टीरियोटाइप जो जेंडर का है उसको ब्रेक करने का। ठीक है, तो ये चीज को समझने की बात है कि जेंडर कि बायस का मतलब होता है जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है कि विशेष लिंग को एक विशेष व्यवहार, प्रकृति या विशेष ड्रेस के साथ टाइप कास्ट करना, उनको इस तरह से प्रेजेंट करना। तो ये जो लिंग रूढ़िवादिता जो है, जो बायस है जेंडर के प्रति, ये क्या बताता है कि कहानी, पत्रिका, लेख, समाचार पत्र के कतरनों में जो रोल मॉडल अक्सर पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, लड़कियों के लिए गाउन या फ्रॉक, बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए शर्ट। लड़कियों को धीरे से बोलना है, साफ सुथरा रहना है और मोटे तौर से व्यवहार करना, चिल्लाना, ये सब लड़कों के लिए स्वीकार है। और लड़कियों को ड्राइंग, फाइन आर्ट्स ये सब करना है। तो किसी विशेष लिंग के लिए जब कोई कार्य फिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या है कि जेंडर, इसको जेंडर
स्टीरियोटाइप कहते हैं। अब जब ये काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब हुआ कि जो चला आ रहा है स्टीरियोटाइप उसको तोड़ना, उसके अगेंस्ट। तो गैर पारंपरिक पोशाक पहनना, जैसे लड़कियों को फ्रॉक ना पहन के जींस पहना दो, सभी के बीच समानता फैलाने में मदद करती है। तो लिंग पूर्वाग्रह जो होता है, लिंग के आधार पर व्यक्तियों के का विभेदक व्यवहार है। इसलिए जेंडर भूमिका जो है वो जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को परिभाषित करती है। लिंग स्थिरता को बढ़ावा देने का क्या मतलब हुआ कि किसी विशेष लिंग के बारे में एक निरंतर विचार विकसित। इसलिए गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं को चित्रित करने वाले कहानियों को चुनने के लिए एक प्रभावी रणनीति है जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप को काउंटर करेगा, उसका विरोध करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये कार्य जो हो रहा है क्लिपिंग सब जेंडर स्टीरियोटाइप का विरोध करने के लिए किया जा रहा है। Which of the following can play an important role in child socialization? कौन बच्चे के सामाजिककरण में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है? सो द ऑप्शंस आर मीडिया, स्कूल, फैमिली एंड नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स पास पड़ोस। सो करेक्ट आंसर इज मीडिया, सोशल, all the four are playing important role in socialization. क्या है? Socialization is a process by which an individual becomes a member of society through mechanism of interaction. So its purpose is to prepare individual for future roles. Socialization is a process of molding an individual's brain, attitude, behavior to become a perfect human being in society. So important agent of socialization include media, school, family and neighborhood. So all play important role. So media helps the child to interact with society through social standards, media, and social media helps to express views and ideas to others commonly in society and thereby develop communicating and socializing skills. So media and social media both help in socialization. Family also a primary agent for socialization of the child. So school plays very important role next to family in social development of a child. School imparts socialization through various interactions with teachers, peers, other students and other staff of school. And neighborhood has a definite role in socialization process. Child is a part of society or a community and has to live in common among the neighborhood. By communicating, interacting and sharing with neighbor, a child can develop social skills. So all are important for socialization of a child. So answer is fourth one. हिंदी में भी इसको हम समझ लें। सामाजिकरण क्या है? एक ऐसी सामाजिकरण के लिए मीडिया, स्कूल, परिवार, आस पड़ोस सभी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? अंतःक्रिया, इंटरैक्शन, बातचीत के द्वारा समाज का सदस्य बनता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना। सामाजिकरण व्यक्ति के मस्तिष्क, दृष्टिकोण और व्यवहार में एक आदर्श इंसान बनने के ढालने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण के द्वारा एक आदर्श इंसान बनने में मदद होती है। इसके महत्वपूर्ण एजेंट है मीडिया, सोशल मीडिया, सहकर्मी समूह, स्कूल, धर्म, पड़ोस सब। मीडिया बच्चे को सामाजिक मानकों के माध्यम से बातचीत करने में मदद करता है। सोशल मीडिया समाज में दूसरे को अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने दूसरों के विचारों को जानने में मदद करता है और सामाजिक कौशल विकास करता है। परिवार तो सामाजिकरण का पहला एजेंट है और एक बच्चे में सामाजिक विकास में परिवार के बाद स्कूल का बहुत बड़ा रोल होता है।
इसके अलावा सामाजिक उपकरण में पास पड़ोस की भी एक निश्चित भूमिका होती है, इसलिए बच्चा एक समुदाय का हिस्सा बनता है। तो सोशलाइजेशन में इन चारों का अहम रोल है। अगला क्वेश्चन है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर theory of multiple intelligence, how would the intelligence of a person with the following characteristics be categorized? So, characteristics, what are the characteristics? Ability to detect and respond appropriately to the moods and temperaments, motivations and intentions of others. So, it is interpersonal. First of तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी, इन विच ही कंसिस्ट्स ऑफ 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस, which is developed by Howard Gardner. He was an American psychologist. His theory emphasizes that intelligence is of several kinds rather than dominated by a general factor. So intelligence can be tied to a single domain as each individual has his or her own abilities. So above mentioned characteristics, whatever it is said, ability to detect, respond appropriately to the moods, temperaments and motivations and intentions of the others. So interpersonal intelligence deals with the understanding and relating to others' feelings. So it is related to understanding with others' feelings. A person with interpersonal intelligence can understand various emotional states of other people. So this interpersonal intelligence is the ability to respond appropriately to the moods, temperaments and intentions of others. So it can be said that above mentioned characteristics is related to interpersonal intelligence of Howard Gardner's theory. Okay, so क्या है, इसको हम कहते हैं बहुविधि सिद्धांत के अनुसार किसी भी दूसरे के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इरादा का उचित रूप से पता लगाने की और प्रतिक्रिया करने की क्षमता। ये क्या करता है कि बच्चों में ये सिद्धांत बताता है कि इंटरपर्सनल मल्टीपल, इसमें क्या है कि बुद्धि एक सामान्य कारक के अलावा केवल एक सामान्य कारक का प्रभुत्व नहीं होता है। बुद्धि एक क्षेत्र से नहीं बंधी होती है। इसे क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है, उसकी अपनी क्षमता होती है, इसलिए हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ये पारस्परिक बुद्धिमत्ता से संबंधित है। इसका कहना है, इनका मानना है कि ये दूसरे की जो पारस्परिक बुद्धिमत्ता है वो दूसरे की भावना को समझने और उनसे संबंधित होने से मतलब रखता है। इसलिए पारस्परिक बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य लोगों की भावनात्मक अवस्थाओं को समझ सकता है और दूसरे के मूड और स्वभाव और इरादों के लिए उचित रूप से प्रतिक्रिया भी कर सकता है। इसलिए उपर्युक्त विशेषता जो है वो पारस्परिक बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैंने 15 क्वेश्चन लिया है और 15 अगले वीडियो में, तो इस तरह से जुलाई 2019 का क्वेश्चन 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। विच ऑफ द following should be the reason for assessment of children? To separate and label children to non-achievers, low achievers, average and high achievers to improve teaching learning process in the classroom. To find out what changes and progress in learning that takes place in child over a period of time, to discuss the capabilities, potential, strengths and challenging areas of the child with parents. So, answer is
Question number 7, answer is 3. And 3 includes option number 2, to improve teaching learning process in the classroom. Third option is to find out what changes progress in learning that takes place in child over a period of time, to discuss the capabilities, potential, strength and challenging areas of the child with parents. So an assessment is done to provide valuable critical information about a child's performance which reflects its development and growth. So it is conducted in different phases of teaching learning process. So assessment is done to provide the feedback to parents and to the child about his achievement or his development in study. Some assessments are conducted before the beginning of teaching learning process. Some are carried throughout the process, during the process, and some conducted at the end of the instructional process. So they are terminal in nature, which are conducted at the end of teaching learning process. So that is pass-fail type of assessment. And the assessment which is carried through the teaching learning process, assessment guides a teacher to plan and improve the teaching learning process in the classroom, provides information regarding the change and progress that a child has developed in a learning process over a period of time, which can be used for evaluating the quality of teaching learning process. So this assessment helps the teacher to know his teaching also and learning of the students. It provides details about students' milestones, individual capabilities, potential, strength and challenging areas where the child is facing difficulty. It also helps in knowing that. So it can be discussed with the parents to work together and support the growth of children. So only first is not related with the assessment of children, to separate and label the children. It is not, it is negative aspect. So answer is second, third and fourth. तो मूल्यांकन क्या है? ये बच्चे का आकलन या मूल्यांकन किसका कौन सा कारण होना चाहिए? बच्चों को गैर अचीवर्स, लो अचीवर्स, या ये तो गलत है। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, यह पता लगाना कि समय के साथ बच्चे में क्या बदलाव आ रहा है, क्या प्रगति हो रही है, और माता पिता के साथ बच्चों की क्षमता और ताकत और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करना। तो ये क्या है कि ये आकलन या मूल्यांकन बच्चे के प्रदर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो उसके विकास और वृद्धि को बताता है। यह शिक्षण अधिगम के विभिन्न चरणों में किया जाता है। कुछ पहले किया जाता है शिक्षण अधिगम के पहले, कुछ शिक्षण अधिगम के दौरान और कुछ अन्य शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जिसमें बच्चे को पास या फेल घोषित किया जाता है। तो कक्षा में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का योजना बनाने के लिए ये जो है मूल्यांकन या आकलन है, ये शिक्षक को मदद करता है। एक समय के दौरान सीखने की प्रक्रिया में बच्चे के द्वारा जो भी बच्चे में परिवर्तन होता है या जो भी प्रगति होती है, इसकी जानकारी मिलती है, जिससे कि शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है और छात्रों की क्षमता और उनके चुनौतीपूर्ण क्षेत्र जहाँ पर उनको दिक्कत होती है उसमें विकास करने का और समर्थन करने की चर्चा की जा सकती है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, which of the following is central to the concept of progressive education? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, जिसे हम प्रगतिशील शिक्षा भी कहते हैं, वो इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है? वी हैव टू, so it is textbook centric learning, belief in the capability and potential of every child, standard instruction and assessment, extrinsic motivation and uniform assessment parameters. So first of all, let us know what is progressive education and who proposed this.
So John Dewey was the American philosopher who proposed the concept of progressive education. So it was proposed by John Dewey. John Dewey is the famous philosopher and educationist. Progressive education, which emphasizes learning takes place and only through hands-on approach. Hands-on approach. So it is important. Hands-on approach is on which the progressive education concept is based. So the students must interact with their environment and learn and adapt. So belief in it approves. Progressive education believes in the capability and potential of every child. It is the concept of progressive education that each child has capability and potentiality. It emphasizes to enhance skills and understanding of learner by engaging them with contents and experiences. It promotes learning by doing. Learning by doing, करके सीखना. Learning by doing. To make children self-reliant. Learning by doing makes the children self-reliant and productive to use their knowledge and talents effectively. It ensures the active participation of students by working in a group, applying practical knowledge to complete an activity. So hence it could be concluded that belief in the capability of and potential of every child. So it is very important. Believe in capability and potential of every child is progressive education. It is very important. So progressive education promotes critical thinking, it promotes problem solving skill, active engagement, or social and communicative skill. It develops social and communicative skill. So answer is believe in potential of every child. So let me mark it with different color. Believe in capability of every child. हर बच्चे की क्षमता में विश्वास. क्षमता और क्षमता. Capability and potential both are same words, so it has been written क्षमता and क्षमता. तो जॉन डेवी अपनी पुस्तक जो थी उनकी अमेरिकी दार्शनिक की प्रगतिशील शिक्षा, उनकी किताब थी प्रोग्रेसिव एजुकेशन. उसमें उन्होंने इस अवधारणा का प्रस्ताव दिया जो बोला कि सीखना केवल हैंड्स ऑन दृष्टिकोण, हैंड्स ऑन अप्रोच, मैंने लिखा ना यहाँ हैंड्स ऑन अप्रोच, ये हैंड्स ऑन दृष्टिकोण के माध्यम से होता है. इसलिए छात्रों को सीखने के लिए पर्यावरण के साथ बातचीत करना चाहिए, पर्यावरण के बीच उन्हें छोड़ना चाहिए, प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास करना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है, शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि वो अनुभव से खुद से जब काम करते हैं
तो उनकी कौशल और समझ में ज्यादा विकास होता है और अपने ज्ञान और प्रतिभा का प्रभावी अपने ढंग से प्रयोग करके वो आत्मनिर्भर बनते हैं और करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करने से बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान होता है और भागीदारी, समूह में काम करने से सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। इसलिए हर बच्चे की क्षमता में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। To understand individual difference in development it is important to look at the environment factors that affect individuals, to look at the inherited characteristics that give each person a special start in life, to look at the environmental factors that affect individuals, to consider maturation of the body and brain, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay. So, answer is इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस, बाल विकास में व्यक्तिगत अंतर समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमें ये जानना है। तो ऑप्शन तो यही है कि टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड, जो कि जीन से आया, एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ ए पर्सन। सो विरासत में मिली विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनके परस्पर क्रिया पर विचार। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस? इट रेफर्स टू द डिफरेंस व्हिच डिस्टिंग्विश एवरी इंडिविजुअल एंड और ईच इंडिविजुअल फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ psychological, physical, or type of characteristics. To understand the individual difference in development, it is important to understand both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay. So, heredity and environment are complementary in determining the development of an individual. So, no individual is product of only heredity or not only environment. So both interplay of heredity and environment makes a person to makes an individual. So all mental and social traits depends on the environment traits. Whatever mental and social traits are the product of environment, all the potential inputs for growth and development depends on heredity. So all the inborn traits like potentials and IQ, potential inborn जो potential होता है वो और IQ depends on heredity. Heredity places limit on IQ, and then IQ is supported by environment, then it becomes mature. So hence it could be concluded that to understand individual difference in development, it's important to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their important play. So interplay. So what is heredity? Heredity refers to the traits that pass down from parents to their children. It is the most important personality and intelligence determinant. And what is environment? Environment refers to the circumstances in which an individual lives. Children's immediate environment strongly influence their personality and intelligence. So, विकास में व्यक्तिगत अंतर को समझने के लिए, विरासत में मिली विशेषताओं को देखने के लिए जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष शुरुआत देते हैं, व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों को देखना, शरीर और मस्तिष्क की परिपक्वता पर विचार करना महत्वपूर्ण क्या है? विरासत से मिली विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनके परस्पर क्रिया पर विचार। तो मानव विकास का सिद्धांत जो है ना,
वो निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत क्या बोलता है कि वो माँ के पेट में जब बच्चा आता है, गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु पर खत्म होता है। यह जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती। निरंतरता जब तक मनुष्य जीवित रहता है, कंटिन्यूटी चलती रहती है। व्यक्तिगत अंतर क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अद्वितीय है, क्योंकि आनुवांशिक कारण और पर्यावरण के कारण दोनों मिलकर उसको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। विशिष्टता के लिए सामान्यता का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास प्रक्रिया जो है बच्चे द्वारा दिखाए गए सामान्य प्रतिक्रिया से शुरू होता है और बाद में वो विशिष्ट, पहले सारे बच्चे एक जैसे प्रक्रिया करते हैं, एक जैसा प्रतिक्रिया भी करते हैं, लेकिन बाद में वो फिर हर बच्चा विशिष्ट व्यवहार दिखाने लगता है। अंतर संबंध का सिद्धांत, इंटरप्ले, ये क्या है? ये बताता है कि किसी व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं के संतुलित अंतर संबंध से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू का, एक पहलू का विकास दूसरे पहलू का विकास को भी प्रभावित करता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या बताता है? अंतःक्रिया का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है। इसलिए बच्चों की शक्तियों के भीतर और बाहर अंतःक्रिया होती है। अंदर की शक्ति और बाहर की दोनों में अंतःक्रिया होती है। तो इसलिए दर और अंतर क्या है कि व्यक्ति के विकास की दर अलग है। लड़कियों में विकास का अलग दर होता है, लड़कों में विकास शुरुआती चरण में लड़कियों की तुलना में लड़के तेजी से बढ़ते हैं। एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि विकास के विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक एकीकरण को संदर्भित करता है। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए विकास क्या है? समय के साथ होता है और विकास, तो इसलिए इसका आंसर क्या है कि विकास में व्यक्तिगत अंतर को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज को देखना होता है? तो एक हेरिडिटी, आनुवांशिक कारण, और दूसरा पर्यावरण। इन दोनों का परस्पर क्रिया को ध्यान देना होता है। अब अगला है कि which of the following is not a principle of development? Individuals develop at different rates. Development is relatively orderly. Development takes place gradually over a period of time. Exact course and nature of development is determined at the time of birth itself. Development, what is development? Development is a series of qualitative and progressive change. Development can be defined as a change in structure, body structure, thought or behavior, or a person, if of a person that occurs as a function of both biological and environmental, heredity and environment reasons or influences. So that exact course and nature of development is constantly influenced by environmental factors and keeps changing accordingly. Development is relatively ordered and takes place gradually over a period of time. Development involves the physical, cognitive, emotional, social and language development. So what type of developments take place? Cognitive, emotional, social, language, and which are influenced by maturation and learning over a period of time. So continuous process, development is a continuous process throughout the life, and it takes place even after maturity of physical growth. Every individual develops at different rates. So hereditary growth factors like color of the eyes, hair, facial features, they are determined at the time of birth itself. So it is clear that exact course and nature of development are not determined at the time of birth itself. So answer is exact course of, and answer is तो विकास क्या है? विकास गुणात्मक और प्रगतिशील
परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास किसी भी व्यक्ति का के संरचना, व्यवहार या विचार में परिवर्तन के रूप में होता है, जो कि जैविक भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है और पर्यावरणीय भी होता है। विकास क्या है कि पर्यावरणीय कारणों से प्रभावित होता है और वो उसी के अनुसार बदलता है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित होता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलता है। विकास में किसी व्यक्ति का शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषाई विकास होता है, जो समय के साथ परिपक्व होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर होती है और शारीरिक विकास की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग अलग दरों पर होता है। वंशानुगत वृद्धि कारक जैसे आंख, त्वचा का रंग, की विशेषता, बालों का रंग, ये जन्म के समय निर्धारित होता है। तो क्या है कि विकास की सही दशा और प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये विकास का सिद्धांत नहीं है कि सटीक पाठ्यक्रम और विकास की प्रकृति जन्म के समय निर्धारित होती है। ये नहीं, ये गलत है। क्योंकि कुछ चीजें जन्म के समय निर्धारित होती है, बाकी चीज सतत चलते रहती है अलग अलग दर पर। The ability to come up with original and divergent solutions of a problem and come up with original and divergent solutions to a problem is primary characteristic of egocentric children, impaired children, creative children, and children with learning disability. So, divergent thinking. What is divergent thinking? First of all, we must know divergent solution or thinking. It is an open point of thinking which produces multiple possible solutions to a single problem. And what is creativity? Creative children, it is considered as the ability to produce something original or to find a solution of problem by themselves. So they are creative. Creative children have the ability to come up with original and divergent solutions to a problem. General traits of a creative child is they think and act independently, curious and active learner, deep thinkers, ability to come with divergent solutions. So you come with divergent solutions, open-minded, interested, fun-filled, vibrant, ambitious, like challenges, self-occupied and self-disciplined, like to take risks and experiment. So curious children can provide original and divergent solutions to the problem because of their experimental, curious and deep and divergent thinking nature. They try to think deep into the problem, tackle it and find the unique and original solution. So answer is creative children. But we रचनात्मक बच्चे, ठीक है, हिंदी में हम लोग पहुंचते हैं. But who are impaired children? Impaired children with a learning disability. They have learning disability. So children with learning disability is also given, cannot provide original divergent solutions because their impairment or disability hinder the thinking and learning process. And egocentric children fail to think on their own. They can't think of their own. They face difficulty in thinking outside their viewpoint. So they make a viewpoint and they are surrounded by that viewpoint only. They are not able to think beyond that. तो इसका आंसर हो गया क्रिएटिव चिल्ड्रन. अब क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग जो एक समस्या के कई संभावित समाधान बताता है. किसी समस्या के मूल और भिन्न समाधान के साथ आने की क्षमता किसकी प्राथमिक व्यवस्था है, विशेषता है? रचनात्मक व्यक्तियों की. तो रचनात्मकता कुछ मूल उत्पन्न, कुछ नया, कुछ मूल, कुछ समस्या का समाधान स्वयं खोजने की क्षमता के रूप में होती है. रचनात्मक बच्चे जो होते हैं किसी समस्या के बहुत सारे समाधान निकाल सकते हैं.
उनके सामान्य लक्षण क्या होता है, क्या क्या होते हैं? रचनात्मक बच्चे के वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय होते हैं, गहरे विचारक होते हैं, दूरदर्शी होते हैं और बहुत समाधानों के साथ आने की क्षमता होती है, खुले विचार वाले होते हैं, दिलचस्प होते हैं, मस्ती से भरपूर होते हैं, आत्म कब्जे वाले मतलब आत्म अनुशासन होता है, जोखिम लेना पसंद करते हैं और अपनी भिन्न सोच प्रकृति के कारण समस्या का मूल और भिन्न समाधान प्रदान करते हैं। ये ज्यादातर स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, इसलिए उनके समाधान जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। और विकलांग बच्चे जो होते हैं, यहाँ पर इम्पेयर्ड नहीं होगा, यहाँ विकलांग बच्चे होंगे। विकलांग, ठीक है। तो विकलांग बच्चे या सीखने की जिनमें अक्षमता होती है, वो बच्चे अपनी दुर्बलता के कारण वो सोच नहीं पाते और सीखने की प्रक्रिया में उनकी बाधा उत्पन्न होती है। और अहंकारी बच्चे जो होते हैं अपने बारे में सोचने में असफल हो जाते हैं, अपने दृष्टिकोण के बारे में सोचकर वो अपने दृष्टिकोण से बाहर नहीं जा पाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा रचनात्मक बच्चे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। What instructional adaptation should a teacher make while working with the students who are visually challenged? So speak clearly and use a lot of touch and feel materials. Use a variety of visual presentations. Orient herself so that students can watch her closely. Focus on variety of written tasks, especially worksheets. So answer is 1. Then I will explain. Let me first take the answer. Answer is 1. Speak clearly and use a lot of touch and feel materials. Okay. So in teaching learning process, visually challenged learners suffer from an issue which is of sight or vision. They are not able to see. So, but when they are facilitated with right training tools, they develop a good literacy ability. So, instructional adaptations that a teacher should make while teaching a visually challenged learner includes using a lot of touch and feel materials, giving verbal clues to create opportunities to imagine, introducing tactile materials during classroom discussion, speaking clearly and loudly so that they can record it, and provide learning with the help of auditory system like audio CD or textbook radio, using braille system to make them read right as its raised dots will help in braille script. Writing is done through raised dots, which will help them to study words through patterns, so they can read and write by touching the dots. A teacher should not use variety of visual presentation and written tasks, especially on worksheet, because visual challenged learners will lead them to low self-esteem by feeling failures to do that. So, tactile materials. What are tactile materials? Tactile materials are those which children receive through the receptive sensors of their skills by touching them. Braille system refers to a pattern of raised dots called braille to represent letters, numericals, and punctuation marks. So, क्या है कि दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, उनके साथ काम करते समय शिक्षक को कौन सा निर्देशात्मक अनुकूलन करना चाहिए? तो निर्देशात्मक अनुकूलन में आता है कि स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, बहुत सारे स्पर्श और अनुभव सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों को नहीं प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो बच्चों में क्या होगा कि हीन भावना आएगी, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएंगे। खुद को उन्मुख करे ताकि नहीं छात्र देख ही नहीं पाएंगे, तो उन्मुख करना नहीं। विभिन्न प्रकार के लिखित कार्य भी कार्यपत्रकों पर ध्यान देना भी काम नहीं आएगा, इसलिए बहुत सारे स्पर्श वाले अनुभव सामग्री, फिर CD, ऑडियो CD
या उनको इस तरह से क्लियर और शुद्ध और क्लियर बोलकर पढ़ाएं ताकि उनको सुनने में आसानी हो और वो सुनकर समझ सके, उसको रिकॉर्ड कर दे ऑडियो सीडी से। इस तरह की मदद उनको किया जा सकता है, दृष्टिबाधित लोगों को। अगला क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। Should be actively promoted, should be actively discouraged, should be occasionally used, should not be used. So answer is should be actively promoted। पहले तो इसको हम आंसर को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन refers to the inclusion of all children in the education system regardless of their differences or disabilities. So all the children, whether they are disabled or they have some problems, they all are included in the same classroom. So it values the diversity each child brings to the classroom and facilitates all with equal opportunity to learn and grow. It provides provision to include disabled children along with normal children in a regular classroom. Cooperative learning and peer tutoring should be actively promoted in an inclusive classroom, as both these two strategies will boost up the confidence of special children while learning with normal children. Help the special child to gain quality experience by engaging them in active learning. So what is cooperative learning? It refers to heterogeneous group of learning. So students are heterogeneous type because some are disabled, some are weak, all are included in same classroom. So it refers to the heterogeneous group of learning where students work collaboratively to achieve learning outcomes. It develops critical thinking, brainstorming, communication and lifelong learning skills. And what is peer tutoring? It refers to the learning process where fellow students teach each other. In this strategy, high performing student is paired with low performing student to teach specific skills. So it could be concluded cooperative and peer tutoring should actively promoted in inclusive classroom. समावेशी कक्षा में सरकारी शिक्षण और पीयर ट्यूटरिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को भी इंक्लूड करना या उनको भी शिक्षित करना। यह नियमित कक्षा के वातावरण में सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शामिल करने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भाषा अन्य विकलांग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल किया जाता है। एक समावेशी कक्षा में केवल विकलांग बच्चे ही नहीं बल्कि प्रतिभाशाली बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, दूर रहने वाले बच्चे, जाति और भाषा और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो ये समावेशी शिक्षा एक व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअल education plan जिसे IEP कहा जाता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इसमें क्या होता है? IEP की क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में जहाँ सब तरह के बच्चे हैं, सभी तरह के कौशल और सभी तरह की क्षमता वाले बच्चों को एक साथ रखा जाता है। तो व्यक्तिगत सीखने की जो क्षमता होती है, शारीरिक या संज्ञानात्मक या शैक्षणिक या सामाजिक, हर बच्चे की अलग अलग होगी। तो इन व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए और इसमें बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए समावेशी शिक्षा में उपयुक्त व्यक्तिगत शिक्षा योजना
की आवश्यकता है। आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड, ये इंडिविजुअलाइज्ड होगा यहाँ पर, आई इंडिविजुअलाइज्ड। इसमें क्या है कि ये इसमें ये आईईपी जो है वो छात्र की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है ताकि वो समावेशी शिक्षा का हिस्सा बन सके। इसके लिए हर छात्र को पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाता है, उसका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उसे सीखने में प्रेरित किया जाता है। तो इसमें ये सारी चीजों से बच्चों को बहुत फायदा होता है और उनको उनमें आत्मविश्वास होता है और वो सही से सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is most important in inclusive classroom? समावेशी शिक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? Uniform instruction, standardized testing, promoting competitive learning, individualized education plan. तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इसमें व्यक्तिगत आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लास फॉर ऑल। इट प्रोवाइड्स प्रोविजन टू इंक्लूड डिसेबल्ड चिल्ड्रन along with normal children in regular classroom. So inclusive classroom refers to an education system that again I am repeating, that includes children regardless of their physical, intellectual, social, linguistic or other differently abled conditions. An inclusive classroom is not limited to children with disability but also gifted children are also there. Economically disadvantaged children are there. Children from remote population are there. Children belonging to ethnic, linguistic or cultural minorities are also included. Children from other marginalized groups are also there. So, providing IEP, individualized educational plan, is an inclusive classroom. Students with diverse background, varied skills, diverse abilities and challenges are grouped in single classroom. क्या है, अलग अलग योग्यता वाले, अलग अलग बैकग्राउंड वाले और अलग अलग दक्षता वाले और अलग अलग कमजोरियों वाले भी सब तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में ग्रुप किया जाता है। और इंडिविजुअल लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग अलग होती है हर बच्चे की। तो क्या होता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है, कोई अधिकम से स्ट्रांग होता है, कोई एकेडमिकली स्ट्रांग होता है, कोई सोशली इमोशनली या कोई कमजोर होता है। तो सब बच्चों को एक साथ लेकर शिक्षा दी जाती है उनके हिसाब से। और इस इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है उसको एक एप्रोप्रिएट एजुकेशन प्लान के जरिए सबको समावेशित करके शिक्षा दी जाती है। इसका फायदा क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन व्यक्तिगत शिक्षा योजना का लाभ है कि ये छात्रों की व्यक्तिगत नीड को पूरा करता है, उनकी आवश्यकता को पूरा करता है। समावेशी क्लास कक्षा में ये एक्स्ट्रा अटेंशन देता है जो बच्चों को जरूरत होती है। और सभी बच्चों का इसमें मूल्यांकन या आकलन स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन होता है और छात्रों को लर्निंग में मोटिवेट किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। टेस्टिंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग और यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होता है। सबके लिए एक जैसी शिक्षा नहीं होती, एक जैसा और प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है और एक जैसा टेस्ट भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स की एबिलिटी जो होती है वो मिश्रित होती है, मिश्र योग्यता वाले बच्चे होते हैं। तो इसलिए सब बच्चों की योग्यता को देखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें सब तरह के बच्चे होते हैं और उन्हें उस तरह की शिक्षा दी जाती है। So that's all for today. I think it will be useful for you. So please like and subscribe my channel so that I get encouragement to do more work for you. Thank you.